हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी दोस्तों का स्वागत है द के एजुकेशन पर। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम को अब 15 दिन बचे हैं। कंटिन्यू रिवीजन रखिएगा, नया चीज़ पढ़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा। जितना हो सके जो पढ़ चुके हैं उसे रिवीजन कीजिएगा और ख़ास फोकस रखिएगा करेंट अफेयर पे। ठीक है, तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने अद्वैतवाद मत दिया था? ये सब सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इन सब क्वेश्चन को चाह रही हूँ कि लास्ट टाइम मैं फिर से रिकॉल करवा दूँ आप लोगों को। जितना हो सके उतना मैं क्वेश्चन रिकॉल करवा दूँगी। आप लोगों को नया क्वेश्चन एक भी नहीं दूँगी पढ़ने को, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा, इससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। आप लोग के माइंड से सारा क्वेश्चन एक बार होके गुजर जाएगा ना, तो आप लोग जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे उस टाइम कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि लास्ट टाइम आप जो पढ़े रहोगे आपको याद ही रहेगा। तो क्या कह रहा, अद्वैतवाद मत किसने दिया था? अद्वैतवाद मत किसने दिया था? अद्वैतवाद मत दिया गया था शंकराचार्य के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? शंकराचार्य के द्वारा। और इनके द्वारा किस संप्रदाय की स्थापना की गई थी? तो इनके द्वारा वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की गई थी। किस संप्रदाय की? तो वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की गई थी शंकराचार्य के द्वारा, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा मत दिया था शंकराचार्य ने, तो अद्वैतवाद मत दिया था। कौन सा? अद्वैतवाद। और किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो इन्होंने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी। किस संप्रदाय की स्थापना की थी? वैष्णव संप्रदाय की, ठीक है? अगर निम्बकाचार्य की बात की जाए तो इन्होंने कौन सा मत दिया था? तो निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद मत दिया था। कौन सा मत दिया था? द्वैतवाद मत दिया था, ठीक है? द्वैतवाद मत दिया था। द्वैतवाद मत किसने दिया था? द्वैतवाद मत दिए थे निम्बकाचार्य ने, ठीक। और इनके द्वारा किस संप्रदाय की स्थापना की गई थी? तो इनके द्वारा सनक संप्रदाय की स्थापना की गई थी। कौन सा संप्रदाय का? तो सनक संप्रदाय का स्थापना किया गया था निम्बकाचार्य के द्वारा। और वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए किस मत का इन्होंने कौन सा मत दिया था? द्वैतवाद मत दिया था, ठीक है? तो कभी कभी कूट में दे देता है मिलाने के लिए, तो आप लोगों को चारों का नाम याद रखना पड़ेगा। इन्हीं चारों में से पूछा जाता है, या तो अगर आपसे वन लाइनर पूछेगा तो एक का पूछ लेगा, और नहीं तो कूट में देगा तो चारों का दे देगा मिलान करे, एक को दो से, ठीक है? अगर माधवाचार्य की बात की जाए तो माधवाचार्य के द्वारा कौन सा मत दिया गया था? तो माधवाचार्य के द्वारा द्वैतवाद मत दिया गया था। कौन सा मत माधवाचार्य के द्वारा दिया गया था? शुद्धाद्वैतवाद कौन सा मत दिया गया था माधवाचार्य के द्वारा? तो माधवाचार्य के द्वारा दिया गया था द्वैतवाद मत, ठीक है? कौन सा? द्वैतवाद मत किसके द्वारा दिया गया था? माधवाचार्य के द्वारा। और इनके द्वारा किस संप्रदाय की स्थापना किया गया था? तो ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना। कौन सा? ब्रह्म संप्रदाय की, ठीक है? अगर वल्लभाचार्य की बात की जाए तो वल्लभाचार्य के द्वारा कौन सा मत दिया गया था? तो वल्लभाचार्य के द्वारा शुद्धाद्वैतवाद मत दिया गया था। कौन सा मत? वल्लभाचार्य के द्वारा दिया गया था शुद्धाद्वैतवाद मत दिया गया था वल्लभाचार्य के द्वारा, ठीक है? और इन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन सा संप्रदाय का? रुद्र संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था, ठीक है? तो आई होप आप लोग याद रखिएगा। और शंकराचार्य के द्वारा किसका स्थापना किया गया था? तो शंकराचार्य के द्वारा शैव संप्रदाय की स्थापना किया गया। वैष्णव संप्रदाय की बात की, वैष्णव संप्रदाय रामानुजाचार्य के द्वारा स्थापना किया गया था, ठीक है? वैष्णव संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? रामानुजाचार्य ने। जबकि शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो शैव संप्रदाय की। किस संप्रदाय की? शैव संप्रदाय की। गलत लिखा गया था। वैष्णव संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? रामानुजाचार्य ने स्थापना किया था। और रामानुजाचार्य के द्वारा विशिष्टा द्वैतवाद दिया गया था। कौन सा द्वैतवाद दिया गया था? कौन सा मत दिया गया था? तो विशिष्टा द्वैतवाद का मत किसने दिया था? तो रामानुजाचार्य ने दिया था विशिष्टा द्वैतवाद का मत। और यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अद्वैतवाद का मत, जबकि अद्वैतवाद का मत दिया था शंकराचार्य ने। किसने दिया था? शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का मत दिया था और शैव संप्रदाय की स्थापना किया था, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पितृहंता के नाम से जाना जाता है? तो किसे पितृहंता के नाम से जाना जाता है? पितृहंता के नाम से जाना जाता है हर्यक वंश के दूसरे शासक अजातशत्रु को, ठीक है? हर्यक वंश की बात की जाए तो हर्यक वंश की स्थापना से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है? हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? तो हर्यक वंश की स्थापना किया गया था बिंबिसार के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था हर्यक वंश की स्थापना? बिंबिसार के द्वारा, ठीक है? और बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु ने गद्दी को प्राप्त किया था। अजातशत्रु बिंबिसार का ही पुत्र था और उन्होंने ही अपने पिता की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था, इसलिए अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से जाना जाता है। कभी कभी तो इस वंश को भी पितृहंता वंश भी कहा जाता है।
तो अगर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए किस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें उत्तराधिकारी अपने पिता की हत्या करके गद्दी को प्राप्त कर लेता था, इसलिए इसे पितृहंता कहा जाता है। ठीक है, तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था। ठीक है, उदीन जो है ये भी अजातशत्रु का पुत्र है, और इन्होंने अपने पिता यानी कि अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था, और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी प्राप्त किया था। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि कुनिक के नाम से किसे जाना जाता है, तो कुनिक के नाम से उदीन को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? उदीन को कुनिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जबकि पितृहंता के नाम से किसे जाना जाता है, तो पितृहंता के नाम से अजातशत्रु को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? अजातशत्रु को। ठीक है, अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि श्रेणिक के नाम से किसे जाना जाता है, किस नाम से? श्रेणिक के नाम से किसे जाना जाता है, तो श्रेणिक के नाम से बिंबिसार को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? बिंबिसार को। सॉरी, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया भाई? बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से जाना जाता है। उदीन को कुनिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो रथ मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग सर्वप्रथम अजातशत्रु ने ही किया था। वज्जी पर जब आक्रमण किया था, वज्जी से इसका युद्ध चल रहा था। ठीक है, तो उसी दौरान इसने रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक 2 हथियार बनाए, और उसका उपयोग सर्वप्रथम अजातशत्रु के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, और अजातशत्रु और वज्जी के बीच कुल 16 साल का संघर्ष चला था। कितने साल का? 16 साल का संघर्ष चला था अजातशत्रु और वज्जी गणराज के बीच में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किया गया था कौटिल्य के द्वारा। किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य का पूछा जाता है कि वास्तविक नाम क्या है, तो कौटिल्य का वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था कौटिल्य का वास्तविक नाम? तो कौटिल्य का वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त। ठीक है, और कौटिल्य को ही चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, और इसके द्वारा अर्थशास्त्र की स्थापना, अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। अर्थशास्त्र देखिए, नाम से सुन के लग रहा है कि अर्थशास्त्र आर्थिक समाज से संबंधित होगा, लेकिन नहीं, ये राजशास्त्र से संबंधित पुस्तक है, यानी कि राजनीतिक पर आधारित पुस्तक है। कौन सा? अर्थशास्त्र। एक बार बीपीएससी में ये क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि ये अर्थशास्त्र जो है आर्थिक समाज से संबंधित नहीं है, ये राजशास्त्र से संबंधित है, अर्थात इसमें राजनीतिक से संबंधित इसमें बातों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो किस पर आधारित है? तो राजनीतिक पर आधारित है अर्थशास्त्र पुस्तक, और जिसकी रचना कौटिल्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, पूछा जाता है इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण है। ठीक है, अर्थशास्त्र में अगर आपसे पूछ लिया जाए कुल कितने अधिकरण है, तो अधिकरण अर्थात भाग कितने हैं, तो अधिकरण है 15। कितने अधिकरण हैं? अधिकरण 15 है। ठीक है, जबकि प्रकरण की बात की जाए तो प्रकरण 180 है। कितने प्रकरण हैं? 180 है। और अर्थशास्त्र की सबसे पहले खोज किसने की थी, तो खोज की थी साम शास्त्री ने। इसकी खोज किसने की थी? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अर्थशास्त्र की खोज किसने की थी, तो साम शास्त्री के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? साम शास्त्री के द्वारा इसकी खोज किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? साम शास्त्री के द्वारा खोज किया गया था, और इसका अनुवाद भी साम शास्त्री के द्वारा ही किया गया था संस्कृत में। किसमें किया गया था? संस्कृत में। इसका अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? साम शास्त्री के द्वारा इसका अनुवाद भी किया गया था। ठीक है, और इसका खोज भी साम शास्त्री के द्वारा ही किया गया था। प्रथम हस्तलिपि का खोज साम शास्त्री के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1904 में। और अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है? 15। कितने प्रकरण है? तो 180। ठीक है, कितने प्रकरण है? 180। और किस पर आधारित है? तेरे राज व्यवस्था पर आधारित पुस्तक है। किस पर? राज व्यवस्था पर आधारित। ठीक है, मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज के द्वारा भी बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया था, इंडिका। कौन सा ग्रंथ? इंडिका ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अगर वहीं विष्णु शर्मा की बात की जाए तो विष्णु शर्मा के द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखा गया था। कौन सा पुस्तक लिखा गया था विष्णु शर्मा के द्वारा? पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो विष्णु शर्मा के द्वारा, और बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है पंचतंत्र। ठीक है, वहीं अगर विशाख दत्त की बात की जाए तो मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया था? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? तो विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक की रचना की गई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्तखान। कौन सा पुस्तक? मुस्तखान उल लवाब नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इस पुस्तक की रचना किया गया था रफ़ी नहीं, यहाँ खफ़ी होगा। ठीक है,
कौन सा? खफी खां के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? खफी खां के द्वारा। और यहाँ खान नहीं होगा, यहाँ खाब होता है, ठीक है। मुंतखाब उल लबाब, ठीक है। मुंतखाब उल लबाब नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो खफी खां के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? खफी खां के द्वारा किया गया था, ठीक है। खान या खां एक ही हुआ, खां के द्वारा किया गया था। और इसी पुस्तक में बहादुर शाह प्रथम, उत्तरोत्तर मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम को खफी खां ने शाह बेखबर की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? शाह बेखबर। शाह ए बेखबर। क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि शाह बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है? शाह बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है? शाह बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो शाह बेखबर के नाम से बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है शाह बेखबर के नाम से, ठीक है। और इसे शाह बेखबर की उपाधि किसने दिया था? तो खफी खां ने दिया था, जिसने किस पुस्तक की रचना किया था? तो मुंतखाब उल लवाब नामक पुस्तक की रचना किया था, ठीक है। मिनहाजुल सिराज की बात की जाए तो इसके द्वारा किस पुस्तक की रचना किया गया था? तो इसके द्वारा तबकात ए नाशरी, तबकात ए नाशरी पुस्तक की रचना किसने किया था? तबकात ए नाशरी पुस्तक की रचना किया गया था मिनहाजुल सिराज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मिनहाजुल सिराज के द्वारा किया गया था, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी की बात की जाए तो पद्मावत की रचना किसने की? पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किया था, ठीक है। वहीं अगर बरनी की बात की जाए तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही पुस्तक की रचना किसने की थी? तारीख़ फ़िरोज़ शाही की रचना की थी बरनी ने, जबकि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी या मिनहाजुल सिराज ने तबकात नासरी की रचना की थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस संधि के तहत बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का दीवानी अधिकार ब्रिटिशों को दे दिया गया था? तो किस संधि के तहत दिया गया था? ये इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत दिया गया था। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुआ था? तो 12 अगस्त 1965 को हुआ था। कब हुआ था? 1765 को हुआ था। कब हुआ था? 1765 को हुआ था। कौन सी संधि? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुआ था, जिसके तहत, और ये संधि किसके बीच हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। संधि किसके बीच होता था? तो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय, जो मुगल शासक था उस समय का। रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को, जिसके तहत बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का दीवानी अधिकार यानी कि राजस्व अधिकार ब्रिटिशों को दे दिया गया था, ठीक है। इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुआ था? इलाहाबाद की दूसरी संधि हुआ था 16 अगस्त 1765 को हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1765 को, 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और शुजा-उद-दौला के बीच, जो अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था इलाहाबाद की दूसरी संधि, ठीक है। और ये सारी संधियाँ कब हुआ था? तो बक्सर युद्ध के बाद। बक्सर युद्ध कब हुआ था? बक्सर युद्ध था 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर युद्ध हुआ था। बक्सर युद्ध में ये सब पराजित हुआ, और पराजित होने के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव के साथ मुगल शासक और अवध के शासक को संधि करना पड़ा था, ठीक है। सालाबाई की संधि की बात की जाए तो सालाबाई की संधि कब हुआ था? ये हुआ था 1782 में। आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति सालाबाई के संधि के तहत ही हुआ था। सालाबाई की संधि कब हुआ था? तो 1782 में हुआ था, ठीक है। मंगलोर की अगर संधि की बात की जाए तो मंगलोर की संधि कब हुआ था? तो मंगलोर की संधि हुआ था 1784 में। कब हुआ था मंगलोर की संधि? मंगलोर की संधि हुआ था 1784 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी मद्रास की संधि के तहत, ठीक है। किस संधि के तहत? मद्रास की संधि के तहत। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था 1767 से 69 के बीच, जबकि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 के बीच, और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होता है मद्रास की संधि के, मंगलोर की संधि के तहत, ठीक है। और जबकि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होता है श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत, और ये कब हुआ था? 1792 में। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, और युद्ध स्थल में ही टीपू सुल्तान मारा गया, इसलिए उस युद्ध को समाप्त करने के लिए किसी संधि की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें, ठीक है। यानी कि खोज किसने किया था। आइए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा जा चुका है।
अमेरिका की खोज किसने किया था? तो अमेरिका की खोज किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने। किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। यानी कि एक का दो हो जाएगा, यानी कि बी तो कट जाएगा, हमारा डी भी कट जाएगा। तो ऐसे एलिमिनेट करके आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं। तो कोलंबस ने किसकी खोज की थी? तो कोलंबस ने की थी अमेरिका की खोज। ठीक है। भारत की खोज किसने की थी? तो भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने। यानी का 2 का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 का 1 हो जाएगा। आंसर तो मिल ही नहीं रहा। भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। यानी कि 1 का 2 हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा? ए का 2, ठीक है, बी का 1। और ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? तो ऑस्ट्रेलिया की खोज किया गया था जेम्स कुक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? जेम्स कुक के द्वारा। यानी कि सी का 1 हो जाएगा। और न्यूजीलैंड की खोज किसने किया था? तो न्यूजीलैंड की खोज किया था एवेल तस्मान ने। ठीक है, एवेल तस्मान ने की थी न्यूजीलैंड की खोज। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, और सी का 1 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, 1 नहीं 3 हो जाएगा। ठीक है, और डी का 4 हो जाएगा। तो आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अगर पूछा जाए कब कब खोज हुआ था, तो अमेरिका का खोज कब किया गया था? जेम्स कुक ने कब किया था इसका खोज? क्या बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया की खोज तो 1770 में किया था। वास्को डी गामा ने 1498 में किया था भारत की खोज। और एबल तस्मान ने 1642 में किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था? बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। तो किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित? देखिए, यहाँ आंशिक या फिर पूर्णता नहीं दिया है, इसलिए आप इसको क्या मान के चलेंगे? पूर्णता मान के चलेंगे। अगर आंशिक पूछता है यहाँ पर, तो अभी मैं कल की परसों वाला वीडियो में बढ़िया से डिस्कशन कर चुकी हूँ चारों बौद्ध संगीति से संबंधित। आज मैं फिर से रिवीजन कर दूंगी ताकि आप लोगों को बढ़िया से याद हो जाए। तो ये चौथे बौद्ध संगीति में हुआ था। कब हुआ था? चौथे बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। ठीक है, और चौथा बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो ये प्रथम शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक है, प्रथम शताब्दी में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। चौथा बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, कनिष्क के काल में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? अगर पूछा जाए किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था चौथा बौद्ध संगीति। ये एकमात्र बौद्ध संगीति है जिसमें अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी था। तो उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष था अश्वघोष। उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष अश्वघोष था। ठीक है, ये एकमात्र बौद्ध संगीति है जिसमें अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी था। कौन? चौथा बौद्ध संगीति। कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। कौन से शासक के काल में हुआ था? यानी कि उस समय राजा कौन था? तो कनिष्क था। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या थी? तो बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। ठीक है, अगर पहला बौद्ध संगीति की बात की जाए तो प्रथम बौद्ध संगीति। और हाँ, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौथा बौद्ध संगीति हुआ कहाँ था? तो ये जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक है, और पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। उसी वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी। ठीक है, तो 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। जो वर्तमान जिसे राजगीर के नाम से जाना जाता है, उस समय उसे राजगृह के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो वहीं पर प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में? तो महाकश्यप की अध्यक्षता में। शासक कौन था उस समय? तो अजातशत्रु शासक था। कौन था? अजातशत्रु। और विशेषता क्या थी? तो उस समय बौद्ध धर्म के 2 ग्रंथ की रचना हुई थी। कौन सा? सूत पिटक और विनय पिटक। सूत पिटक की रचना किसने किया था? तो आनंद ने। और विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा किया गया था। ठीक है, दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था? दूसरा बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो कालाशौक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कालाशौक के शासनकाल में। ठीक है, और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो साबक कामी या साबक मीर। ठीक है, दोनों एक ही नाम है, साबक कामी या साबक मीर। इसकी अध्यक्षता में हुआ था दूसरा बौद्ध संगीति। ठीक है, और एक क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है कि विशेषता क्या थी? तो बौद्ध धर्म आंशिक रूप से 2 भागों में विभाजित हो गया था। कौन कौन सा? महासंदिग्ध और स्थावीर। ठीक है, तीसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में। और विशेषता क्या थी? तो अभिधम पिटक की रचना की गई थी। किसके द्वारा? मोगलीपुत्र तीस के द्वारा ही। ठीक है, और चौथा के बारे में तो मैं बता ही दिया, आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे अक्सर पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किस मुगल शासक ने गुरु गोविंद सिंह को 5,000 का मनसब दिया था? तो किसने मनसब दिया था 5,000 का? ये दिया गया था बहादुर शाह प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? बहादुर शाह प्रथम के द्वारा। ठीक है, 5,000 का मनसब किसे दिया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह को। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के कईवें गुरु थे? तो सिख धर्म के ये 9वें गुरु थे। कईवें गुरु थे? 9वें गुरु। ठीक है, सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह 9वें गुरु थे। ठीक है, सॉरी 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह है ना। तेग बहादुर जो है वो 9वें गुरु थे, लेकिन ये 10वें गुरु थे। तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु थे। इनके बाद गुरु का जो पद है उसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, जिन्हें बहादुर शाह प्रथम के द्वारा 5,000 का मनसब दिया गया था। कितने का? 5,000 का मनसब दिया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? तो सिख धर्म की स्थापना किया गया था गुरु नानक देव के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु नानक देव के द्वारा। ठीक है, और सिख धर्म में कुल कितने गुरु थे? तो 10 गुरु थे। कितने गुरु थे? 10 गुरु। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार अंगद के द्वारा किया गया था, जो सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे, जिनके द्वारा गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव के द्वारा स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है, और 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु कौन थे सिख धर्म के? तो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा के किस स्थल से खेल के मैदान का साक्ष्य मिला है? तो ये मिला है, कहाँ से मिला है? इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है ना। हालांकि छोड़िए, आपको आंसर से मतलब है, 4 ऑप्शन नहीं दिया है तो क्या है? धौलावीरा से मिला था। कहाँ से मिला था? स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो स्टेडियम का साक्ष्य मिला है धौलावीरा से। कहाँ से मिला है? धौलावीरा से स्टेडियम का मिला, और सबसे बड़ा लिपि भी यहीं से मिला था। ठीक है, कहाँ से? धौलावीरा से। अगर बात की जाए हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना था? क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल में सबसे पहले खोज की गई थी, इसीलिए हड़प्पा के नाम पे इस सभ्यता का नाम भी रख दिया गया। और इसी सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज़्यादातर जो क्षेत्र थे वो सिंधु घाटी के किनारे स्थित थे, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये किस प्रकार का सभ्यता था? ग्रामीण या शहरी? तो ये शहरी सभ्यता था। किस प्रकार का सभ्यता था? ये शहरी सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, आइए कुछ इससे संबंधित और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस सभ्यता के मुख्य प्रजातियां कौन कौन थी? तो इस सभ्यता में अल्पाइन, मंगोलियन, भूमध्य सागरीय और प्रोस्टो ऑस्ट्रेलाइन सभ्यता प्रजातियां पाया जाता है। ठीक है, इन प्रजातियों में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रजाति पाया जाता था? तो भूमध्य सागरीय प्रजाति सबसे ज़्यादा पाया जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपसे फिर से दोहरा दे रही हूँ कि कौन जानता है, हो सकता है फिर से क्वेश्चन आ जाए, इसीलिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा प्रजाति पाया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में? तो भूमध्य सागरीय सबसे ज़्यादा प्रजाति पाया जाता था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शहर को सिंधु घाटी सभ्यता के किन 2 शहरों को जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता था? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। किस 2 शहर को? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता था। और किसने कहा था इन दोनों शहरों को जुड़वा राजधानी? तो पिग्गट ने कहा था। किसने कहा था? पिग्गट ने इन दोनों शहरों को जुड़वा राजधानी कहा था। ठीक है, अगर कालीबंगा की बात की जाए तो आपसे पूछा जाएगा जोती हुई खेत की साक्ष्य। जोती हुई खेत की साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो जोती हुई खेत की साक्ष्य मिला था कालीबंगा से। कहाँ से मिला था? कालीबंगा से। ठीक है, हल का निशान, जोती हुई खेत यानी कि हल का निशान कहाँ से मिला था? कालीबंगा से। ठीक है, भूकंप का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो कालीबंगा से मिला था। काली चूड़ियों का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो कालीबंगा से मिला था। द्विफसली का प्रमाण कहाँ से मिला था? द्विफसली का प्रमाण भी कालीबंगा से मिला था। कहाँ से मिला था? कालीबंगा से। जग के लिए कुंड कहाँ से मिला था? जग कुंड, ये भी कालीबंगा से मिला था। कहाँ से मिला था? कालीबंगा से। एक बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो लोथल से मिला था। कहाँ से? लोथल से। ठीक है, बंदरगाह कहाँ मिला था? लोथल में मिला था। ठीक है, और युगल समाधान कहाँ से मिला था? जिससे ये साबित होता है कि उस समय भी सती प्रथा था। तो ये कहाँ से मिला था? ये भी लोथल से मिला था। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ से मिला था? सबसे बड़ा अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है, और डांस करते हुए नर्तकी
का मूर्ति कहाँ से मिला था? तो ये मिला था मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? तो ये कुमारगुप्त प्रथम के मिलते हैं। किसके मिलते हैं? कुमारगुप्त प्रथम के। गुप्त काल के गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? तो गुप्त वंश की स्थापना किया गया था श्रीगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। और सर्वाधिक अभिलेख किसके मिलते हैं? तो कुमारगुप्त प्रथम के। किसके मिलते हैं? कुमारगुप्त प्रथम के मिलते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़े गए पहले भारतीय थे। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़कर चुने गए पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट से चुनाव जीता था? तो किस पार्टी के टिकट से चुनाव जीता था? उन्होंने लिबरल पार्टी के। ठीक है, उदारवादी या लिबरल पार्टी, उदारवादी भी इसे कहा जाता है। उदारवादी अगर हिंदी में दे देगा तो उदारवादी। ठीक है, लिबरल पार्टी या उदारवादी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था और चुनाव जीता था। कब लड़ा था उन्होंने चुनाव? तो उन्होंने चुनाव लड़ा था 1892 में। कब लड़ा था? 1892 में उन्होंने चुनाव लड़ा था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा था? तो लंदन के फिन्सबरी से। कहाँ से लड़ा था? किस क्षेत्र से लड़ा था? तो लंदन के फिन्सबरी से। कहाँ से? फिन्सबरी क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़कर जीता था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे, तब तो WC बनर्जी हो जाएगा। लेकिन लड़ के चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट और बहुत माइनर डिफरेंट है, इसलिए आप लोग जरूर याद रखिएगा कि अगर प्रथम चुनाव लड़ने वाला आपसे पूछा जाए तो WC बनर्जी, लेकिन चुनाव जीतने वाले प्रथम कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कब चुनाव लड़े थे इन्होंने? 1892 में। किस पार्टी से लड़ा था? तो लिबरल पार्टी या उदारवादी पार्टी से। ठीक है, किस क्षेत्र से लड़ा था? तो लंदन के फिन्सबरी क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? फिन्सबरी क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। कब किया गया था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता किया था लखनऊ अधिवेशन के AC मजुमदार ने। किसके द्वारा किया गया था? AC मजुमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था लखनऊ अधिवेशन का। और इसी अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को सर्वप्रथम कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, इस अधिवेशन की और क्या विशेषता है? तो इस अधिवेशन की विशेषता कि गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए थे। कब? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ठीक है, किसके सहयोग से गरम दल और नरम दल एक हुए थे? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से हुए थे। किसके सहयोग से? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से हुआ था। ठीक है, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने एक मंच को साझा भी किया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तभी तो प्रतिनिधित्व, उन्होंने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को भी स्वीकार कर लिया था कांग्रेस ने। तभी तो मुस्लिम लीग राजी हुआ और एक ही मंच को साझा किया था। तो ये किसकी सहयोग से हुआ था ऐसा कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हुआ था? तो ये बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के सहयोग से। ठीक है, जबकि गरम दल और नरम दल मिला था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जे थॉमसन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो चैडविक ने किया था। ठीक है, चैडविक ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की एक महत्वपूर्ण विशेषता तारत्व। यहाँ होगा तारत्व। तारत्व इस पर निर्भर करता है। ध्वनि की एक महत्वपूर्ण विशेषता तारत्व है, इस पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? तो ये आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, जिसकी आवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी उसका तारत्व भी उतना ज़्यादा होगा, यानी कि पिच। तारत्व जिसका ज़्यादा होगा उसका आवाज़ बहुत पतला होता है। क्या होता है? आवाज़ बहुत पतला होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो ये होता है ध्रुव पर। किस पर होता है? ध्रुव पर, क्योंकि ध्रुव पर
जी का मान सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक जी का मान कहाँ होता है? तो ध्रुव पर होता है। कहाँ होता है? ध्रुव पर। सबसे कम जी का मान कहाँ होता है? तो भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर जी का मान कम होता है। क्या होता है? जी का मान कम होता है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा पृथ्वी जो है ये पूर्णतः गोल तो नहीं है, पूर्ण गोल नहीं है, ये चिपटा है ध्रुव पे। पृथ्वी जो है वो चिपटा है, तो पृथ्वी जब ध्रुव पर चिपटा है यानी कि केंद्र से ज़्यादा नज़दीक है, ज़्यादा नज़दीक है तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगेगा, है ना। इसीलिए जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ध्रुव पर होता है। और भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उठा हुआ भाग है, ऊंचा है, तो केंद्र से वो दूरी हो जाएगा तो वहाँ पर जी का मान कम लगेगा। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप केंद्र पर ही चले जाएंगे तो केंद्र पर जी का मान क्या होगा? तो केंद्र पर जी का मान 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का सबसे अधिक समस्थानिक है? तो सबसे अधिक समस्थानिक किसका है? तो ये पोलेनियम का है। किसका? पोलेनियम का है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है? तो ये 2.4 होता है। क्या होता है? 2.2 होता है नींबू के पीएच मान। ठीक है। नींबू के रस के पीएच मान। ब्लड का अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड का पीएच मान क्या होता है तो 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4 होता है, यानी कि 7.35 से 7.45 होता है। तो अप्रोक्स 7.4 मान के चलिए। अगर 7.3 भी दे देगा ऑप्शन में तो आप उसको मान के चलिए, अगर 7.4 ऑप्शन में नहीं हो तो। क्योंकि अगर पूछा जाए कि कितना होता है ब्लड का पीएच मान तो 7.35 से 7.45 होता है। ठीक है। और अगर इस टाइप से वन लाइनर में ऑप्शन दे तो 7.4 देता है ऑप्शन, तो आप लोग देख लीजिएगा, जो एकदम निकटतम हो उसी को आंसर मानिएगा। ठीक है। तो ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। पेट में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका पीएच मान कितना होता है? तो उसका पीएच मान 1.5 तक होता है। कितना होता है? 0.5 से 1.5 तक पीएच मान होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जो पेट में पाया जाता है। ठीक है। हमारे मुख का पीएच मान क्या होता है? 6.8 होता है। क्या होता है? 6.8 होता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तत्व को पीट कर पतली चादर बनाई जाती है? वो तत्व है। तो किसी तत्व को अगर पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है तो वो तत्व क्या है? क्या होगा? धातु होगा, अधातु होगा, उपधातु होगा, या धातु और धातु दोनों होगा? तो केवल धातु होता है। धातु को ही पीट कर उसका पतली चादर बनाया जा सकता है। कहा जाता है कि 1 ग्राम सोना से आप 2 किलोमीटर तक लंबी तार बना सकते हैं उसको। ठीक है। तो आघात वर्धकता सबसे ज़्यादा सोना में ही होता है। ठीक है। तो धातु को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, अधातु या उपधातु का बिल्कुल नहीं। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्नोटाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये यूरेनियम का है। किसका है? यूरेनियम का है। किसका है? यूरेनियम का। ठीक है। अगर वहीं कॉपर का अयस्क आपसे पूछ लिया जाता है, क्यूपराइट किसका अयस्क है? कॉपर का है। किसका है? क्यूपराइट कॉपर का। एक पूछा जाता है सीने बार बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सीने बार किसका अयस्क है? तो सीने बार पारा का अयस्क होता है। किसका? पारा का। ठीक है। गलेना किसका अयस्क है? तो सीसा का अयस्क है। किसका अयस्क है? सीसा का। गलेना सीसा का अयस्क है, सीने बार पारा का अयस्क है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1986 में। कब किया गया था? 1986 में। ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है। कल मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछी थी, आई होप आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर उसका दिए होंगे, कि बिहार के किस क्षेत्र को मध्यकाल में मगध के नाम से जाना जाता था? तो दक्षिण बिहार। किसका? दक्षिण बिहार के क्षेत्र को मध्यकाल में मगध के नाम से जाना जाता था, उसका आंसर होगा। ठीक है। और आज वाला आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि किस शासक का मकबरा सासाराम में स्थित है। और ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है। ये VVI क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत सारे स्टेट विशेष में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस शासक का मकबरा सासाराम में स्थित है। तो आप लोग इसका ज़रूर आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है। और किसी क्वेश्चन से संबंधित कोई भी सवाल हो आप लोगों का तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में।